धीरे धीरे उसको एलिमिनेशन, राउंड अप एलिमिनेशन करके आपको देखना पड़ेगा कौन कोर्ट में कहाँ फाइल होगा। जुरिस्डिक्शन आने के बाद उसके बाद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर ड्राफ्टिंग प्लेंट आपको देखना होगा कि हमारा रिलीफ क्या है। इसलिए ये मेरा एक स्टाइल है, मैं जब भी आर्गूमेंट करता हूँ रिलीफ से शुरू करता हूँ कि क्या रिलीफ मांगे हैं, चाहे हम डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हैं। ये इसलिए है कि रिलीफ इज द जिस्ट ऑफ द केस, पूरा केस का जिस्ट होता है रिलीफ। तो रिलीफ में हम क्या मांग रहे हैं, तो रिलीफ आपको पहले सोच लेना है कि इनका ये केस है, सारा हम पढ़ लिए जान लिए, लेकिन रिलीफ इनका ये मांग किया है, माने मांग करना होगा। देन यूज टेक्सचर जो होता है, प्लेंट का जो टेक्सचर होगा, यानी जो रिसाइटल पोर्शन आपका होगा वो शुरू करना पड़ेगा आपको। एकदम सिविल में सबसे बड़ी पॉइंट है, जैसे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो आपको चेन ऑफ टाइटल से शुरू करना पड़ेगा। तो चेन ऑफ टाइटल दिस प्लेटो में, जैसे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आप चेन ऑफ टाइटल आपका शुरू होगा खतियान से, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। कैडेस्ट्रल फर्स्ट हुआ था 1922 to 24 एंड इट वाज पब्लिश्ड फाइनली 1925। ये कैडेस्ट्रल सर्वे, तो आपको कैडेस्ट्रल सर्वे से आपको लैंड का ये लाना होगा, जो जेनेसिस ऑफ टाइटल आपको लाना होगा। तो ये आपको उसके बाद आपका फ्लो रहेगा इस तरह आए, फिर आपको आ जाना पड़ेगा फिर डिस्प्यूट क्या है और डिस्प्यूट क्यों है और क्या उनका जो हमारे प्रतिपक्ष हैं यानी मेरे जो डिफेंडेंट हैं उनका पास क्या डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद देखा जाएगा कि उसका पैरामाउंट टाइटल है कि मेरा पैरामाउंट टाइटल है, ये भी देखना है। फिर उसके बाद आता है टाइटल के बाद आता है दखल यानी पोजीशन। इसमें थोड़ा सा हम पॉज करेंगे एक चीज कि दो तरह का टाइटल होता है, एक पॉजिशनरी टाइटल होता है, एक राइटफुल ओनरशिप बाय डिंट ऑफ सेल डीड एटसेट्रा एटसेट्रा, और एक पॉजिशनरी टाइटल भी होता है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 से गाइडेड होता है। हम किसी का जमीन में है इतना साल से, पॉजिशनरी राइट है हमारा, उसके लिए हम थर्ड पर्सन के खिलाफ हम इंजंक्शन मांग सकते हैं, नॉट अगेंस्ट द ओरिजिनल ओनर, बट हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तीसरे आदमी से हम केस कर सकते हैं एज ए पॉजिशनरी राइट होल्डर। ये आ जाएगा। अब ज्यूरिसडिक्शन के बाद आएगा जो प्लेंट में व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ द प्लेंट। सब कोई तो सीपीसी, अभी सीपीसी क्लास हो रहा है कि नहीं जानते हैं, फर्स्ट ईयर हैं आप लोग सब। सीपीसी में उसमें एकदम डिफाइन किया हुआ है आपका, जैसे प्लेंट जो फाइल होगा वो आपका फाइल होगा अंडर ऑर्डर 4, 6 एंड 7, ठीक है। और उसके बाद देन प्लेंट फाइल होने के बाद होता है इशूज ऑफ समन जाएगा, समन के बाद डिफेंडेंट अपीयर करेगा, फाइल देयर रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8। ये हो गया बेसिक। अब उसके बाद आता है दोनों का प्लीडिंग्स के आधार पर इशू फ्रेम होता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिफोर फ्रेमिंग इशूज एडीआर एक चैप्टर उसमें ऐड है, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल में वो आपको मीडिएशन में भेज देते हैं कि इफ इट इज पॉसिबल दैट मैटर कुड बी स्क्वायर आउट बाय सेटलिंग द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। ये चांस एक लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आपको हर केस में, पहले कुछ सीमित केस में होता था लेकिन अभी हर केस भेजा जाता है। पहले मीडिएशन सेंटर जाएगा, मीडिएशन सेंटर में देखेगा कि अगर सेटलमेंट होने का चांस थोड़ा सा भी है तो करने का कोशिश करेगा। इफ इट इज फेल्ड देन इट इज रिवर्ट बैक टू कोर्ट, तब जाके इशू ऑर्डर 14 में आएगा। ये तो हो गया बेसिक चीज, ठीक है। अब है क्या कि जो फ्लो चार्ट है उसमें आ जाएगा फिर आपका एविडेंस। इशू जब फ्रेम हो गया, इशू में जब आएंगे तो इशू में दो तरह का बात है। उसमें एक प्रिलिमिनरी इशू भी होता है, एक तो इशूज एज ए होल हो गया, पूरा सब्जेक्ट मैटर पर इशू फ्रेम हुआ। उसमें से फिर अगर हम चाहेंगे जैसे पर्टिकुलर, जैसे स्टैट्यूटरी पॉइंट में कि सूट मेंटेनेबल ही नहीं है, सिविल कोर्ट में होगा ही नहीं है, तब प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड हो सकता है। और एक होता है स्टैट्यूटरी बार्ड हो गया एक, और एक हो गया लिमिटेशन पॉइंट पर या पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन पर, जैसे फाइल कर दिया है लेकिन इस कोर्ट का उसका दायरे में नहीं आता है, तो वो प्रिलिमिनरी इशू में डिसाइड होगा। उसमें वैल्यूएशन देखा जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू देखा गया कि नहीं उसमें पार कर गया, 7 लाख से ऊपर है या जो भी है, तो वो हट जाएगा उस कोर्ट से।
या उसी में डिसाइड हो जाएगा। तो इश्यूज के बाद आ जाएगा एविडेंस। एविडेंस मतलब पार्टीज लीड देयर एविडेंस। एविडेंस दो तरह का होता है, फिर उसमें होगा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको प्लीडिंग के साथ फाइल कर देना होगा। दैट इज द प्रोविजंस अमेंडेड एक्ट 2002 जो सीपीसी में आया, उसमें इट मस्ट बी फाइल अलोंग विद द प्लेंट। और डिफेंडेंट को भी उसी तरह डायरेक्शन है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी फाइल अलोंग विद द रिटन स्टेटमेंट। तो ये तो पहले ही आ गया, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया। अब ओरल एविडेंस का बात है। ओरल एविडेंस में जब हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसमें आ रहा है मेजर एक्ट कहाँ आ गया, एविडेंस एक्ट आ गया, लिमिटेशन आ गया, सब इसी में आ रहा है। तो यू कैनॉट बाईपास एनी मेजर अदर मेजर एक्ट्स। उसी तरह आपको लोकल एक्ट्स भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, जैसे जो माइनर एक्ट है, माइनर एक्ट में आपका यहाँ लोकल में जैसे सीएनटी आता है। सीएनटी में कुछ विशेष क्षेत्र में वो सिविल कोर्ट को बार करता है। 258 में, सेक्शन 258 में सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन इज बार्ड। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो यू मस्ट बी एकस्टम विद द लोकल लॉज ऑल्सो। सीएनटी आपको पढ़ना होगा, बीएलआर एक्ट पढ़ना होगा। बीएलआर एक्ट में है कि जमींदारी जो उन्मूलन हुआ, वो खत्म हो गया जमींदारी एक्ट, उसके बाद क्या क्या प्रावधान है, कैसे टाइटल आपका डिसाइड होगा, बिफोर हैंड आपका टाइटल क्या था। जैसे आप जमींदार थे, आफ्टर वेस्टिंग आपका स्टेटस क्या होगा? आपका स्टेटस हो जाएगा 0, आपका कोई टाइटल नहीं रहेगा, बिकॉज आपके अंडर में जो था ही बिकम दी रैयत। तो ये आपको जब तक नहीं जानिएगा तब तक तो आप नहीं कर सकते हैं। अब उसमें भी एक है, जमींदार में भी 2 तरह का होता है, उसमें भी 2 तरह का। इसलिए हम ये सब बता रहे हैं क्योंकि जब ड्राफ्ट करने बैठिएगा ये सारा चीज़ दिमाग में लेकर बैठना होगा। एक भी एक्ट, माइनर एक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, चाहे वो पार्टीशन एक्ट हो, कौन केस कैसा होगा, सब वही माइनर एक्ट से ही पता चलेगा। आर्बिट्रेशन एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। अभी आर्बिट्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने लॉ हो गया है, और मोस्ट ऑफ दी जो डिस्प्यूट जो हो रहा है वो रिजॉल्व हो रहा है थ्रू आर्बिट्रेशन। इसलिए आर्बिट्रेशन को बहुत अहमियत दिया गया है। 1996 में आर्बिट्रेशन एक्ट में एक माने ड्रास्टिक चेंजेस लाया गया। पहले आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था, सब्सिक्वेंटली आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 आया। उसमें है क्या कि अगर थोड़ा सा भी आपको मौका है कि आर्बिट्रेशन के तहत डिस्प्यूट हो मतलब रिजॉल्व हो सकता है, तो यू मस्ट गो थ्रू आर्बिट्रेशन। दूसरा, जितना देखा जाएगा अभी, जितना कमर्शियल सूट में है, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज आर्बिट्रेशन क्लॉज। इसलिए आर्बिट्रेशन क्लॉज रखा जाता है कि मैटर विल बी रिजॉल्व्ड एट एन अर्लीस्ट। ठीक है, तो आपको ये सारा जानना होगा, क्योंकि आपके पास कोई आ गया है कि एक एग्रीमेंट लेकर, एक एनआईटी लेके आए, तो आपको सिविल सूट में मानी सूट करना है कि आर्बिट्रेशन में जाना है, वो आपको पता चलेगा उसी के माध्यम से। उसमें जो अगर क्लॉज है आर्बिट्रेशन क्लॉज, सो यू कैनॉट ऑप्ट फॉर सिविल कोर्ट, यू मस्ट गो फॉर आर्बिट्रेशन। वो आपका बार कर देगा सिविल कोर्ट। ठीक है, एविडेंस के बाद हो जाता है, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ एविडेंस के बाद होता है आर्गूमेंट। वो आर्गूमेंट राइट टू बिगिन होता है, देखिएगा पढ़िएगा, उसमें राइट टू बिगिन होता है कि जो लास्ट गवाह देंगे वो राइट टू बिगिन, उनको आर्गूमेंट शुरू करना है। वो आर्गूमेंट जब शुरू करेंगे तब उनके बाद जो केस लाए हैं वो अपना आर्गूमेंट करेंगे, एंड देन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होता है। अब है एक, जब हम लोग WS देंगे उस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हम लोग WS में लिखते हैं रिटन स्टेटमेंट में, कि ये सूट चलने लायक नहीं है, चाहे किसी भी स्टैट्यूटरी से कारण से हो, जो भी वो गाइडेड होता है आपका ऑर्डर 7 रूल 11। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 7 रूल 11 में है कि इवन प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड इफ इट हैज़ नॉट फुलफिल्ड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, तब वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक सबसे बड़ा चीज़ उसमें आ जाएगा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन अगर नहीं है तो वो प्लेंट एडमिट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका डिस्प्यूट जो शुरू होगा दैट इज कॉज, उसी को कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो आपको जहाँ से शुरू हुआ ही नहीं डिस्प्यूट, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो आप कोर्ट में कैसे आ गए? तो यू मस्ट स्पेसिफाई विथ स्पेसिफिक डेट व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन।
अब कॉज ऑफ एक्शन का जब डेफिनेशन हम लोग जाएंगे रूलिंग्स वगैरह में, देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। इट्स ए बंडल ऑफ फैक्ट। ऐसा नहीं कि किसी एक डेट में हमारा डिस्प्यूट इनिशिएट हुआ। इट मे बी लिंगरिंग ऑन फ्रॉम 1 month 2 month और ईयर्स टुगेदर चलते आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन में हर एक डेट आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी में आपका लिमिटेशन हो जाएगा। जैसे मनी शूट में आपका है कि आप जब पेमेंट किए हैं और आप अगर रियलाइजेशन का केस करने जा रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, इट मस्ट बी विद इन 3 years फ्रॉम द पेमेंट। अब सवाल यहाँ उठता है कि बहुत तरह का इन बिटवीन 3 years बहुत तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। अदर साइड जिससे हम मांग कर रहे हैं उनका भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो एश्योरेंस दिया कि ठीक है हम पेमेंट कर देंगे। तो लास्ट एश्योरेंस जब देता है दैट विल बी द फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन। उस दिन से फिर 3 साल होगा अगर वो देते हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते देन यू मस्ट गो विद इन 3 years बिफोर द कोर्ट, अदरवाइज योर केस विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। अब लिमिटेशन आ गया है यहाँ। तो सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कोरिलेट करता है। तो ये ओवरऑल आपको सब कुछ रखना होगा। मेजर एक्ट के साथ साथ माइनर एक्ट्स भी जानना इसलिए जरूरी हो जाता है एक साथ। जैसे लिमिटेशन के पॉइंट पर हम बता रहे हैं, जैसे जब हम शूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें जैसे फर्स्ट लिमिटेशन का बात आएगा जब WS फाइल करते हैं तो एज पर CPC उसमें है कि यू हैव टू फाइल रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days। हम लोग का एक माने कॉमन कंसेप्ट हो गया कि 90 days। एक्चुअली इट इज नॉट 90 days, इट इज 30 days एंड देयर आफ्टर 2 chances विल बी गिवन, that is 30 90 days, and even thereafter you can get an adjournment that is under section 148, लेकिन that is the last option। उसके बाद आपको 120 दिन से अलावा आपको एक दिन भी नहीं मिलेगा unless there is a good cause। लेकिन ये गुड कॉज किसी तरह का कॉज नहीं चलेगा वो कमर्शियल शूट में। वहाँ एकदम स्पेसिफिक है 120 days। एक दिन भी जज साहब का भी पावर नहीं है कि वो एक दिन बढ़ा दे। Moment the 120 days expired, you are debarred from filing any written statement। तो ये कमर्शियल शूट में इसलिए किया गया कि कमर्शियल शूट में कि एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्प्यूट कुड बी रिजॉल्व। ठीक है, तो ये जहाँ तक WS का हो गया। फिर जजमेंट का, पहले जजमेंट था 15 days का CPC में, लेकिन उसको फिर एक्सटेंड करके 30 days किया गया। विद इन 30 days जजमेंट देना पड़ेगा आपको लास्ट हियरिंग से, मतलब लास्ट आर्गूमेंट जिस दिन सुनो उसके बाद। नेक्स्ट आ जाता है कि डिक्री जब ड्रॉन अप होता है, ये होता है आपका जजमेंट के 15 दिन के अंदर डिक्री ड्रॉन अप करना पड़ेगा। इसीलिए डिक्री का डेट अलग रहता है। देखिएगा जजमेंट जैसे आज हुआ 25 तारीख को, तो उसके 15 दिन के अंदर ही आपका डिक्री का डेट साइन होता है, साइन एंड सील्ड उसमें लिखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है कि जजमेंट में अगर किसी तरह का कुछ ऑब्जेक्शंस है, आइदर इट इज़ एरिथमेटिकल ऑब्जेक्शन और व्हाट एवर इट मे बी, तो वो रेज कर सकते हैं ये 15 दिन का 14 दिन के अंदर, तब जाके 15 दिन में डिक्री बनेगी। नेक्स्ट हो गया कि अब अगर हम जैसे शूट फाइल किया, हम हार गए या हम शूट कंटेस्ट कर रहे थे हार गए, देन व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील। ये अपील में जब आएंगे तो उसमें 30 days है। सो फॉर द लोअर कोर्ट इज कंसर्न, लोअर कोर्ट में आप वो भी आप आ जाएगा फिर पिक्यूनरी वाला ज्यूरिसडिक्शन। फॉर एग्जांपल धनबाद कोर्ट में जैसे है कि डिस्ट्रिक्ट जज का है 25 lakhs का लिमिटेशन है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। अगर 25 lakhs से ज़्यादा का शूट है देन यू हैव टू अप्रोच बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, दैट विल बी द फर्स्ट अपील, नॉट सेकंड अपील। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज में जैसे 7 लाख 10 लाख 15 लाख का शूट है, उसका डिसीजन यहाँ फर्स्ट अपील फाइल होगा, देन सेकंड अपील चला जाएगा हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो वहाँ तब सेकंड अपील उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर 25 लाख से ज़्यादा है तब वहाँ उसको फर्स्ट अपील ट्रीट किया जाएगा। ये है बेसिक। अब है एग्जीक्यूशन। फिर जो आ गए सब तो हो गया, ये ट्रायल खत्म हो गया, अपील खत्म हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हम कब फाइल करेंगे? अगर इट इज़ एग्जीक्यूटिबल डिक्री। डिक्री भी 2 तरह का होता है, एक डिक्लेरेटरी डिक्री होगा, जैसे हम डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि आई एम दी लीगली मैरिड वाइफ ऑफ फलाना, that is a declaratory suit that cannot be executed।
लेकिन जहां हम सूट फाइल कर रहे हैं कि ये संपत्ति मेरा है और इसमें जो इंक्रोच किए हैं उनके खिलाफ इंजंक्शन मांगे या जो भी रिकवरी या पोजीशन मांग रहे हैं, देन इट इज एग्जीक्यूटिबल डिक्री। हम उसके लिए एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे, लेकिन कब? विदिन 12 ईयर्स फ्रॉम द लास्ट जजमेंट। ठीक है, जैसे अपील में चला गया तो वो कंटिन्यूएशन चलेगा, तब हमारा नहीं होगा, अपील का डिस्पोजल के बाद। तो फाइनल, दैट इज फाइनल जजमेंट के बाद जो आपका विदिन 12 ईयर्स आना होगा। अगर नहीं आते हैं तो आपका वो डिक्री नल एंड वॉइड हो गया, मतलब उसके बाद वो आप लेके खाली बैठे रहिए। दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।